हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारडिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। जेईई मेन का एग्जाम नजदीक आ रहा है, बच्चे रिवाइज भी कर रहे हैं, लेकिन काफी सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि रिवीजन में क्या करें, क्या ना करें, थ्योरी कैसे करें। तो आई थॉट दैट कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर एन एक्सपेरिमेंट आई ट्राइड दैट कि मैं एक दो चैप्टर बना के देखता हूँ एंड लेट मी सी कि ना ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। कम से कम समय के अंदर किसी चैप्टर को इफेक्टिवली किस तरह से रिवाइज करना है, आई विल टेल यू। और इस रिवीजन के अंदर मैंने दो चीज़ें पकड़ी हैं। एक तो बड़ा जो एनसीईआरटी है लेटेस्ट वाली वो, और जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो पीवाईक्यूज़ पूछ रखे हैं वो। और मैंने सारी थ्योरी उस हिसाब से बनाई है। पहला चैप्टर मैं न्यूक्लियर फिजिक्स ले रहा हूँ। और एक बार आप पूरा-पूरा लेक्चर अटेंड करके देखना कि इज़ इट यूज़फुल टू यू और नॉट। अगर यूज़फुल है तो बेटा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन से चैप्टर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से बना दूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं सारे चैप्टर बना पाऊँ, ठीक है? और अगर मान लो कि आपको लगे नहीं सिर्फ बहुत ही ट्रिवियल सा है, इट इज़ नॉट दैट यूज़फुल, तो कोई बात ही नहीं, ठीक है? फिर कोई इश्यू नहीं ना। फिर मैं ऑब्वियस बात है कि आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे लगातार पढ़ते रहना, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से। न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब बेटा मॉडर्न फिजिक्स टू न्यूक्लियस। जैसा बेटा मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि ये रदरफोर्ड सर ने एक्सपेरिमेंट बेटा अल्फा स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था उससे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था कि एटम का मोस्ट ऑफ द मास जो है और मोस्ट ऑफ द चार्ज जो है वो एटम के सेंटर पे पड़ा रहता है। और अल्फा स्कैटरिंग के एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 2009 से 2019 के बीच एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसका डायमीटर जो है बेटा वो फर्मी के ऑर्डर में होगा, दैट इज ऑफ कोर्स 10⁻⁻15 मीटर। हाइड्रोजन का बेटा रेडियस 1.7 फर्मी, यूरेनियम बेटा थोड़ा सा बड़ा है तो उसका रेडियस 11.7 फर्मी। ये ऑफ कोर्स एटम का सेंटर है। इसके पास प्राइमरली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को मिलाकर हम न्यूक्लियन शब्द भी यूज करते हैं। आपके जो कुल मिलाकर बेटा जो आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। न्यूट्रॉन्स बेटा जेम्स चैडविक सर ने 1932 के अंदर डिस्कवर किया था। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27, जिसको हम रफली 1 एमयू के आसपास कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हम इसको 0 n1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे वाला जो जीरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास चार्ज जो है ना वो जीरो है। और ऊपर वाला जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास जो मास है वो 1 एमयू है। 1 एमयू, एमयू मीन्स बेटा एटॉमिक मास यूनिट, बेटा लगभग 1.66 इंटू 10⁻27 केजी को हम 1 एमयू बोलते हैं। अकेला आइसोलेटेड जो बेटा आपके पास न्यूट्रॉन है ना वो आपको नहीं मिलेगा, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही आपको मिलेगा। प्रोटॉन बेटा इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन सर। इसका जो मास है बेटा वो थोड़ा सा बड़ा न्यूट्रॉन से हल्का सा कम होगा। इट इज 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 केजी। प्रैक्टिकली बेटा हम दोनों का मास लगभग सेम मानते हैं, 1 एमयू के आसपास। ये पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, इसका चार्ज बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब है। इसको हम 1p1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर वाला जो 1 है ये बेटा हमेशा ही इसका मास बताएगा कि इसका मास जो है वो लगभग 1 एमयू के आसपास है। नीचे वाला जो 1 है वो बताता है कि इसका जो चार्ज है बेटा वो 1 टाइम्स ई है। ई इज ऑफ कोर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बेटा इनको भी देख लो। इलेक्ट्रॉन को बेटा हम -1 ई जीरो या बेटा -1 बीटा जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम बीटा माइनस पार्टिकल भी कहते हैं। इसका जो मास है बेटा वो 9.1 इंटू 10⁻31 बोलते हैं। और इसका चार्ज जो है वो -1.6 इंटू 10⁻19 बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है उसे बेटा हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। एंटी पार्टिकल मतलब ये है कि ये दोनों पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के साथ अगर असिमिलेट होंगे, अगर एक दूसरे से मिक्स होंगे तो दोनों गायब हो जाएंगे और दोनों के दोनों एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। पॉजिट्रॉन को या बीटा प्लस पार्टिकल बेटा हम +1 E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मास जो है बेटा वो बहुत ही कम होगा, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31, एग्जैक्टली सेम एज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसका जो चार्ज होगा बेटा वो प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होगा। नेक्स्ट इज किसी भी न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए कि लेट्स से मेरे पास एक न्यूक्लियस है एक्स, उसके नीचे जेड लिख देंगे, ऊपर ए लिख देंगे। ये एक्स जो है ये बेटा न्यूक्लियस का साइन है। नीचे वाला जो जेड है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये हमें ये बताता है कि उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और जितने प्रोटॉन्स हैं, हर प्रोटॉन के पास चार्ज अगर ई है तो ऑफ कोर्स इस न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होगा वो जेड टाइम्स आपके पास ई हो जाएगा। ऊपर जो ए है ये आप बताता है आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलाकर कितने हैं बेटा, उसे हम ऊपर मास नंबर कहते हैं। मास नंबर का एक मतलब ये भी है कि इसका मास जो होगा वो ए टाइम्स एएमयू हो जाएगा। ए एएमयू हो जाएगा क्योंकि हर न्यूक्लियन के पास मास लगभग 1 एएमयू है। तो अगर मान लो कि ए नंबर ऑफ आपके पास अगर न्यूक्लियॉन्स है तो मास ए एएमयू लगभग आपके पास हो जाएगा। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स हैं, ये बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, ऑफ कोर्स ए माइनस जेड होगा। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक यूरेनियम 92 235 है, ठीक है।
तो ये नीचे वाला 92 जो है ये आपका एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब आपके पास 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। 235 बड़ा ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका मास नंबर है। इसका मास जो है लगभग 235 एएमयू के आसपास है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके पास कुल मिलाकर 235 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलाकर हैं। जिसमें से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपके पास 92 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 235 माइनस 92 दैट इज 143 बड़ा आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास इस तरह से रहेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस बड़ा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारे सवाल बड़ा जेई ने पूछ रखे हैं। न्यूक्लियस का जो रेडियस है बड़ा आप रफली ऐसा मान के चलो कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3। ठीक है, हालांकि बेटा जो कांस्टेंट है, मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम आर नोट लिखते हैं। इसकी वैल्यू बेटा 1.2 फर्मी के आसपास है। हालांकि बेटा हो सकता है कि जेई के अंदर 1.25 लिखा हो, 1.3 लिखा हो, जो लिखा हो बड़ा वो लिख देना। रफली बेटा आप ऐसे कह सकते हो कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻15 मीटर इंटू ए की पावर 1/3। ये बड़ा वैल्यू अगर मान लो जेई ने कुछ और दे रखी हो तो जो दे रखी हो वो यूज कर लेना। फर्मी मींस 10⁻⁻15। ये बड़ा रेडियस का फॉर्मूला है, याद हमें होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। कोई सा बेटा न्यूक्लियस क्यों ना हो, चाहे वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो, चाहे बेटा वो कैल्शियम का न्यूक्लियस हो, चाहे बेटा वो आपका मैग्नीशियम का हो, चाहे आयरन का हो, चाहे यूरेनियम का हो, चाहे प्लूटोनियम का हो, सारे के सारे न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग मोर और लेस सेम ही आती है। ठीक है, और वो जो डेंसिटी है वो रफली इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 केजी पर मीटर क्यूब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना है। डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियस आर रफली सेम। ठीक है, रफली सेम, और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज एनर्जी मास इक्विवेलेंस। जब भी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर मास गायब होगा तो वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा, या फिर अगर एनर्जी अगर गायब होगी तो वो मास के अंदर कन्वर्ट होगा। एनर्जी और मास आपस में जिस फॉर्मूले से एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। एम इज द मास दैट इज कन्वर्टिंग एंड c इज बड़ा ऑफ कोर्स वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। 1 kg मास को अगर हम बड़ा पूरा का पूरा अगर एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 9 इंटू 10⁻16 एनर्जी, सॉरी 16 जूल्स के आसपास बड़ा आपको एनर्जी मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि एक एएमयू मास जो है अगर हम पूरा का पूरा गायब कर दे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। एक एएमयू बेटा लगभग 1.66 इंटू 10⁻27 केजी के आसपास मास है। उसको 3 इंटू 10⁻8 के स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो इतने जूल्स बेटा आपके पास एनर्जी आती है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर निकालना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट से अगर डिवाइड करता हूं तो लगभग बेटा 930-935 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आपको एनर्जी मिलेगी। तो रफली बेटा आप ऐसा कह सकते हो कि एक एएमयू अगर मास गायब हुआ है तो बेटा रफली बता रहा हूँ 930 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा मेगा का मतलब किसी को ना पता हो तो बोलता हूँ 10⁻6। इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब ना पता हो मैं लेता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हालांकि बेटा आपको सिर्फ उस इलेक्ट्रोवोल्ट में याद रखना है, मैं कन्वर्जन साथ साथ बस सिखा रहा हूँ। एक एएमयू अगर मास गायब होगा तो 930 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी के आसपास बेटा आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये हो सकता है कि बेटा जेई के अंदर 931 लिखी हो, इन्फॉर्मेशन के अंदर 935 लिखी हो, तो जो दे रखी हो वो आपको यूज करनी है। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपने एक इलेक्ट्रॉन अगर मिस किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर गायब हुआ तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। एक इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, उसके लिए अगेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर अगर आप करते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। तो लगभग 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास आपको एनर्जी मिलेगी। 511 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट को आप बेटा 0.511 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट भी लिख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन या बेटा एक पॉजिट्रॉन अगर गायब हुआ तो इतनी एनर्जी बेटा वो लिबरेट करेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किसी टफ सवाल में काम आ सकती है। बाकी बेटा इतना से याद रखना है कि एक एएमयू 930-931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी देगा, वो इन्फॉर्मेशन भी अपने में काफी है, ये भी कभी कभी काम आ सकती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फोर्स। देखो यार ना, न्यूक्लियस के अंदर बेटा न्यूक्लियस के अंदर लेट्स बेटा न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अगर आस पड़ोस में अगर इस तरीके से पड़े हैं तो वो आपस में एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे। ये जो फोर्स लगेगा वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगा सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगा सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगा सकता है। ये फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता और ये हमारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये वाला फोर्स ना होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का मार के न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल हो जाता। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इट इज नॉट इनवर्स स्क्वायर लो, इट इज नॉट दैट इजी कि बेटा आप इसको इनवर्स स्क्वायर लो बोल दो। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन रफली बेटा अपन को अपने जो क्लास 12 तक का जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से अपन को मान के चलना है कि ये प्राइमरली अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, ये किसी भी दो न्यूक्लियंस के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन।
ठीक है? ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता और बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। अगर फर्मी के ऑर्डर के अंदर डिस्टेंसेस होंगी बेटा तभी आपके पास ये वाला फोर्स लगेगा। इस फोर्स से कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस की अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ बेटा ठीक है, कभी दिख जाए तो आप इसको याद रख सकते हो, बाकी ठीक है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। बेटा ये फर्मी के ऑर्डर में अगर मान लो कि आर की वैल्यू हुई तब बेटा आपका ये फोर्स लगेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में बार-बार लिखी हुई है। जैसे-जैसे आप भारी न्यूक्लियस की तरफ जाओगे, वैसे-वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे लाइटर न्यूक्लियस अगर मैं हीलियम की अगर बात करूँ, तो आप जैसा कि देख पा रहे हो इसके पास 2 प्रोटॉन हैं और इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है बेटा वो भी आपके पास 2 है, तो रेशियो आपके पास 1 आ रहा है। अगर मैं आयरन की बात करूँ जो इससे हेवियर है, तो उसमें अगर ध्यान से अगर आप देखो तो प्रोटॉन जो है बेटा वो आपके पास 26 है और न्यूट्रॉन जो है बेटा वो आपके पास 56 माइनस 26 दैट इज़ ऑफ कोर्स 30 अपॉन 26 है। यूरेनियम की अगर मैं बात करूँ बेटा वो और हेवियर न्यूक्लियस है, उसमें अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर देखूँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 92 है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 235 माइनस 92 है। जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा मेरे ख्याल से ये आपका 143 हो गया, बेटा ये आपके पास 92 हो गया। जैसे-जैसे बेटा आप ये रेशियो निकालोगे, इससे बड़ा ये रेशियो आएगा, इससे बड़ा आपके पास फिर ये रेशियो आएगा। इसमें जैसे-जैसे हम हेवियर न्यूक्लियस की तरफ जाएँगे, वैसे-वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो रेशियो है, वो लगातार इंक्रीज़ होता चला जाएगा। मास डिफेक्ट क्या है? कोई भी जो न्यूक्लियस होगा, उसका जो मास होगा, वो उसके कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स के मास के समेशन से हल्का-सा कम होगा। इस बात को बार-बार रिपीट करके सुन लेना क्या कहा? एक न्यूक्लियस अगर है तो उसका मास जो होगा ना, वो उसके कंस्टिट्यूएंट जो न्यूक्लियॉन्स हैं, उन सब के मास के सम से हल्का-सा कम होगा और जितना कम होगा दैट इज़ नोन एज़ योर मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हीलियम का न्यूक्लियस जिसके पास ऑफ कोर्स 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होगा उसका जो मास होगा वो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के मास का जो सम है उससे हल्का-सा कम होगा और जो डिफरेंस है दैट इज़ नोन एज़ मास डिफेक्ट। तो 2 न्यूट्रॉन और 2 बड़ा प्रोटॉन के मास में से आप हीलियम के न्यूक्लियस को अगर मास को माइनस कर दोगे तो जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज़ नोन एज़ मास डिफेक्ट। यही बड़ा ऑफ कोर्स आप हर एक के लिए निकाल सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास Fe6 26 56 बेटा मेरे पास ये कोई ना कोई न्यूक्लियस है आयरन का। इसके पास 26 प्रोटॉन होंगे और बड़ा ऑफ कोर्स 30 न्यूट्रॉन होंगे। तो 26 प्रोटॉन और जो 30 न्यूट्रॉन होगा उन सबका मास का जो समेशन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस का मास थोड़ा-सा कम होगा। ये जो डिफरेंस है दिस डिफरेंस इज़ नोन एज़ योर मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट हमारे लिए निकालना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए बेटा निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस मास डिफेक्ट से हम निकाल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। आखिर हम बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन कैसे करेंगे? 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक न्यूक्लियस है जो ऑफ कोर्स न्यूक्लियर फोर्स के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण पड़ा है। उसको कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर सारे के सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर-दूर हो जाएं। दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी निकालने का एक डिफाइन करने का एक रास्ता और है। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर मैं न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अगर नजदीक लाकर अगर न्यूक्लियस बनाता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी बड़ा सिस्टम में से लिबरेट होगी। सिंपल। बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। सर इस बाइंडिंग एनर्जी को निकालें कैसे? बड़ा बहुत सिंपल। बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम बड़ा मैं लास्ट वाले पेज में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इट इज योर मास डिफेक्ट। और अगर आपने ये मास डिफेक्ट अगर एएमयू में अगर लिख दिया है बेटा फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? 930 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक एएमयू की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी 930 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट थी। तो इतने एएमयू की कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आपके पास आएगी? तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? मास डिफेक्ट इनटू 930 या 931 जो भी बेटा सवाल के अंदर आपको दे रखा हो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा? जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ मास नंबर। ये जो वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज्यादा हुआ, स्टेबिलिटी ज्यादा। बट बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कम हुई तो स्टेबिलिटी उतनी ही कम। अगर हम दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को अगर वाई एक्सिस में और बेटा मास नंबर को अगर मैं इस तरीके से एक्स एक्सिस में अगर प्लॉट करता हूं तो ग्राफ रफली कुछ कुछ ऐसा आएगा। लाइटर न्यूक्लियाई पे बेटा ऐसे, फिर बेटा फिर कुछ कुछ ऐसा, फिर प्रैक्टिकली बेटा थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहता है और बेटा फिर हैवियर न्यूक्लियस में हल्का थोड़ा थोड़ा घटना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके पास जो लाइटर न्यूक्लियाई है बेटा उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कम है
जो हेवियर न्यूक्लियाई है बेटा उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी कम है। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है वो बीच वाले, जो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है वो, और वो जो बहुत ज्यादा हल्के नहीं है वो जो न्यूक्लियंस है वो थोड़े से बेटा आपके ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन रखते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। हर कोई स्टेबल होना चाहता है। जो लाइटर न्यूक्लियस है वो भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, जो हैवियर न्यूक्लियस है वो भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। लाइटर न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए दो न्यूक्लियस मिक्स होके बीच में आना चाहेंगे, बड़ा बनना चाहेंगे। तीन न्यूक्लियस फ्यूज होके मिक्स होके बड़ा होना चाहिए। इस मिक्स होने को हम बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी तरह से जो भारी न्यूक्लियस है वो अगर मान लीजिए बेटा कभी भारी न्यूक्लियस जो है वो टूट कर अगर मान लो कि हल्का बनना चाहे, हल्का बनकर यहां नहीं आना चाहता, मिडोक रीजन के अंदर आना चाहता है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन, टूटना। सबका ही एम क्या है? सबका ही एम है कि किसी तरीके से मैं बीच वाले रीजन के अंदर पहुंच जाऊं। ठीक है। यहां पर मैं एक बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात आपको और बताता हूं, हालांकि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पर जेईई मेन सवाल पूछे इसके चांसेस कम है, बट सुनिएगा। मान लीजिए कि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, मैं से एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि लेट्स से कि फिजन हो रहा है, एक्स जो है वो वाई और जेड में टूट रहा है, साथ साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी भी निकल रही है। अगर किसी ने ये एनर्जी पूछ ली तो ये एनर्जी निकालने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि राइट हैंड साइड में अगर एनर्जी अगर ज्यादा है तो लेफ्ट हैंड साइड में पक्की बात है कि मास ज्यादा है। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन का मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ जेड। कोशिश करो कि ये सारी की सारी वैल्यू एएमयू के अंदर निकाल लो। जैसे बेटा वैल्यू एएमयू के अंदर निकाल ली, ये इतना सारा मास गायब हो गया, सारा सारा मास एनर्जी की फॉर्म में निकलेगा। इसको डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर कर दो। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर ये एएमयू में आ गया तो इसको सीधा का सीधा 930 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास बड़े आराम से एनर्जी लिबरेटेड आ जाएगी। सेम एनर्जी निकालने का एक रास्ता और है। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर ये रिएक्शन अपने आप अगर इस तरह से अगर हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन ज्यादा है, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन कम है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए। तो ऐसे केस में आपको एक काम करना है, बाइंडिंग एनर्जी इनकी माइनस बाइंडिंग एनर्जी इसकी, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी रिलीज निकालने का एक दूसरा रास्ता क्या हो गया? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन कौन है? वाई है और जेड है, इसमें से बड़ा एक्स की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दो, तब भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो एक रास्ता है बड़ा ऑफकोर्स मास डिफेक्ट का, दूसरा रास्ता है बाइंडिंग एनर्जी का। एडवांस में इस तरह का सवाल के पूछ लेने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। ऑल दो बेटा वैसे तो रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में है नहीं, बट मैं बस 2-3 मिनट लूंगा आपके। अगर कोई न्यूक्लियस अपने आप अगर टूट रहा है, एक एन अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली अपने आप into stable nuclei and also emitting alpha beta gamma particle is known as radioactivity। कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो अपने आप टूट कर बेटा स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है और साथ साथ में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स अगर रिलीज कर रहा है, दिस इज नोन एज रेडियोएक्टिविटी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम का जो न्यूक्लियस है बेटा उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। बीटा माइनस पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन। बीटा प्लस पार्टिकल कौन? पॉजिट्रॉन। गामा पार्टिकल किसको बोलते हो? गामा पार्टिकल बड़ा अपने आप में सिर्फ फोटोन है, गामा रेस को ही गामा पार्टिकल बोलते हैं, जिनके पास एनर्जी मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में, वेवलेंथ जो है बेटा वो पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर के ऑर्डर में होती है, उनको बेटा हम गामा रेस कहते हैं। जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी बेटा तब ये सारे के सारे पार्टिकल इस तरह से निकल सकते हैं। हालांकि बेटा दो एलिमेंट और भी निकलते हैं, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। एक हल्का सा पॉइंट याद रख सकते हो, जब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, जब जब न्यूट्रॉन निकलेगा उसके साथ साथ, सॉरी, जब जब पॉजिट्रॉन निकलेगा उसके साथ कोई ना कोई न्यूट्रॉन निकलेगा। नेक्स्ट इज बेटा इस तरह का सवाल बड़ा बड़े आराम से बन सकता है ना, जिसमें चार्ज और मास बैलेंस करने हो। ये बड़ा बहुत ही सिंपल से सवाल है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 238 है तो 234 और 4 मिलके 238 होंगे। यहाँ पर 92 है, ये बेटा 90 होगा, ये आपका 2 होगा। हीलियम का न्यूक्लियस निकला है, इसे हम बोलते हैं अल्फा डीके। यहाँ भी देखो ये 19 है, ये 19 है, ये 0 है, 19 प्लस 0 इज ऑफ कोर्स 19। ये 8 है, ये 9 है, तो बड़ा -1 है। ऊपर हम बैलेंस कर रहे हैं मास, बेटा नीचे हम बैलेंस कर रहे हैं चार्ज। यहाँ पर आपके पास बेटा इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा माइनस डीके। यहाँ पर आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, -1 है। 11 और -1 बेटा आपका 0 होता ही है। जब बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेगा साथ साथ में आपका एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, बेटा आपका बीटा माइनस डीके। ये बड़ा एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है। ये 25 है, ये 25 है, ये 0 है। 25 प्लस 0 इज 25। ये 13 है, ये 12 है, ये 1 है। 12 प्लस 1 इज ऑफ कोर्स बेटा 13। जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा उसके साथ साथ कोई ना कोई न्यूट्रिनो निकलेगा, दिस इज नोन एज योर बीटा प्लस डीके। इस तरह का सिंपल सवाल बड़ा आराम से पूछ सकता है कि बताओ इसको मिटा देंगे और पूछे बताओ यहाँ पर कौन आएगा। तो देख लो बेटा, ये 90 है, ये 92 है, तो नीचे 2 आएगा। यहाँ पर बेटा 230 बेटा, यहाँ 234 तो ऊपर 4 आएगा। नीचे 2 ऊपर 4 कौन है? हीलियम है। इस तरह का सवाल बेटा आराम से बन सकता है। एनटी वाले बेटा पूछते हैं, केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं कई बार, है ना।
नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन। मैं बेटा आपको बता चुका था, जब भी आपका हैवियर न्यूक्लियस मीडियोकर रीजन में आना चाह रहा है और अपनी बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाना चाह रहा है और यहां पर अगर आ रहा है तो दिस इज नोन एज योर न्यूक्लियर फिशन। किसी भी हैवियर न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट होना और लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होना इज नोन एज न्यूक्लियर फिशन। ऑफ कोर्स बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन आपकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी। एक्स विल कन्वर्ट इनटू वाई प्लस जेड प्लस ऑफ कोर्स कोई ना कोई एनर्जी। ये एनर्जी निकालने के दो रास्ते हो सकते हैं बेटा। पहली क्या कि इसका मास ज्यादा होगा, इन दोनों का मास कम होगा, उससे हम मास डिफेक्ट निकाल लेंगे। अगर ये मास डिफेक्ट बेटा एएमयू में अगर पता है तो 930 या 931 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा आराम से हमारे पास एनर्जी रिलीज आ जाएगी। ये एडवांस में पूछ सकते हैं। और अगर एनर्जी बेटा पूछना चाहो तो एक रास्ता और है, कौन सा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा उससे भी आप बड़े आराम से एनर्जी निकाल सकते हो कितनी रिलीज होगी। ये बेटा हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। यूरेनियम जो है, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर बड़ा ये वाला एग्जांपल होता है ना। यूरेनियम 235 लेते हैं, उसके अंदर बड़ा हम एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, एक ऐसा न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं जिसके पास एनर्जी 0.025 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के आसपास होती है। वो यूरेनियम जैसे ही इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है वो यूरेनियम 236 के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर जैसे यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होगा ये अनस्टेबल होगा, ये टूटेगा। ये टूटने की मैंने दो अलग अलग रिएक्शन लिख रखी है, ऐसे 50 रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। और साथ साथ में 2-3 न्यूट्रॉन निकल सकते हैं। ये 2-3 न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं ये अगले किसी यूरेनियम को तोड़ देंगे और कोई ना कोई चेन रिएक्शन लगातार आपके पास चलती रहेगी। साथ साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी भी निकल सकती है। वो एनर्जी की ना आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? इसका मास माइनस इसका मास माइनस इसका मास माइनस इसका मास, दैट इज डेल्टा एम। उसको 930 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एनर्जी बड़े आराम से मिल जाएगी। रफली एक न्यूक्लियर रिएक्शन से, रफली बोल रहा हूं बेटा, लगभग लगभग 190 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट या बड़ा 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी एक न्यूक्लियर फिजन से ऑन एन एवरेज मिलती है। उसमें हो सकता है किसी से बड़ा 210 निकलती हो, किसी में से 180 निकलती हो, किसी और रिएक्शन से बड़ा मान लो कि लेट से 170 निकलती हो। एवरेज जो है लगभग लगभग 210 के आसपास, सॉरी 200 के आसपास, 180 के आसपास एवरेज आपका आ जाता है एक यूरेनियम के टूटने से, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ा, एक मैंने छोटा सा वैल्यू दे रखी है ना। मैंने सबके मासेस दे रखे हैं, बड़ा मासेस दिखा रखे हैं, देख रखे हैं। मैंने आप सवाल पूछ रखा, बताओ डेल्टा एम कितना होगा और एनर्जी रिलीज कितनी होगी। कोई बच्चा अगर अच्छा सा है तो प्लीज वाला सवाल सॉल्व कर लेना। इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा एम निकालो। डेल्टा एम क्या होगा? इसका मास माइनस इनका मास, वो डेल्टा एम होगा। उस डेल्टा एम को बड़ा 930 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट से मल्टीप्लाई करके एनर्जी कितनी रिलीज है वो भी आप बड़े आराम से निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन, बड़ा जस्ट उल्टा। लाइटर न्यूक्लियस जो ना वो जुड़कर बड़ा हैवियर न्यूक्लियस बना रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। दिस इज नोन एज योर न्यूक्लियर फ्यूजन। ए और बी मिलकर सी बना रहे हो, साथ साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। अगेन एनर्जी निकालने के दो रास्ते हैं, वो क्या? पहला बेटा, अब ऑब्वियस बात है कि इधर अगर एनर्जी अगर ज्यादा है तो इधर आपके पास मास ज्यादा है। इसका मास प्लस इसका मास, इसमें से बड़ा सी के मास को माइनस कर दिया तो मास डिफेक्ट आ गया। उस मास डिफेक्ट को बड़ा 931 या 932 जो भी वैल्यू दे रखी है उससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई। यही एनर्जी एक तरीके से और निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स बेटा, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इसके पास बड़ा बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बट दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। ये बेटा ठीक है। मैंने कुछ ना कुछ बेटा स्टार्स के ऊपर जो होने वाले जो रिएक्शंस है ना ये लिखी है। ये रिएक्शंस बेटा आप चाहो तो याद कर सकते हो, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस बेटा आपको लिखी हुई है। जैसे ये देखो रिएक्शन बेटा, ठीक है, 1H1 प्लस 1H1 बेटा मिलकर 1H2 बन रहा है, प्लस बेटा ऑफ कोर्स कोई ना कोई आपके पास पॉजिट्रॉन निकल रहा है बेटा, आपके साथ साथ बेटा कोई ना कोई न्यूट्रॉन निकल रहा है और इतनी एनर्जी बेटा आपके पास निकल रही है। बेटा आपके पास 1H2 ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन बेटा ट्रिटियम में प्लस बेटा 1H1 के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इतनी एनर्जी निकल रही है। ड्यूट्रॉन और बेटा ड्यूट्रॉन मिलकर बेटा ये कोई हीलियम का आइसोटोप बन रहा है, प्लस बेटा न्यूट्रॉन निकल रहा है, प्लस इतनी एनर्जी आपके पास निकल रही है। तीन रिएक्शन बेटा वो है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। आप चाहो, आपके पास समय हो तो बेटा आप ये एनर्जी भी निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ गूगल से। बेटा आपको इनका मास ही तो चाहिए, बेटा मास निकाल के डेल्टा एम निकाल सकते हो। उस डेल्टा एम को बेटा आप जैसे बेटा 931 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम एनर्जी आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। हालांकि बेटा मैंने इस पेज के ऊपर ना सारे के सारे मासेस लिख भी दिए हैं, अगर आप चाहो तो बेटा पूरा पूरा सवाल वापस से कर सकते हो। मैंने ये रिएक्शंस लिखी हुई है, इन सारे के सारे रिएक्शंस के अंदर मैंने आपसे पूछा है कि मास डिफेक्ट कितना होगा और इस रिएक्शन का एनर्जी रिलीज कितना होगा। मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? इसका मास प्लस इसका मास माइनस इन दोनों का मास, ये मास डिफेक्ट। उसको बड़ा 931 से मल्टीप्लाई किया तो मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट के अंदर हर एक रिएक्शन में कितनी कितनी एनर्जी रिलीज होगी आप बड़े आराम से अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगेन बेटा ये सारा का सारा काम आप चाहो तो बड़े आराम से इत्मीनान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, दैट इज कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या कहता है? ये ऐसे कहता है कि देखो फ्यूज होना इज नॉट दैट इजी। एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक दूसरे के आसपास आएंगे क्यों? अगर मान लो कि अगर आने की अगर कोशिश भी करेंगे तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रेपेल कर देंगे।
तो वो तो बीच रास्ते से भाग जाएँगे और अगर नज़दीक नहीं आएँगे तो फ्यूज़ कैसे होंगे? तो फ्यूज़ होने के लिए क्या करेंगे कि हम इन न्यूक्लियस को अच्छी खासी एनर्जी देंगे और एनर्जी कैसे देंगे? हम टेम्परेचर अच्छा खासा रखेंगे। अगर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इन न्यूक्लियस के पास एनर्जी अच्छी खासी होगी, काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होगी और काइनेटिक एनर्जी अगर अच्छी खासी होगी तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बावजूद एक-दूसरे के नज़दीक आ जाएँगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ 3/2 टाइम्स केटी, के इज़ ऑफ कोर्स बेटा बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट, टी इज़ द टेम्परेचर इन द केल्विन और ये इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है उसके बावजूद एक-दूसरे के नज़दीक आ जाए। ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो टेम्परेचर लगभग बेटा 10 रेज़ टू पावर 8 या 10 रेज़ टू पावर 9 केल्विन के आस-पास आता है। इसका मतलब 10 रेज़ टू पावर 8 केल्विन, 10 रेज़ टू पावर 9 केल्विन के आस-पास अगर टेम्परेचर होगा, तब आपके इन न्यूक्लियस के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बावजूद एक-दूसरे के इतने नज़दीक आ जाएँगे कि वो एक-दूसरे में फ्यूज़ हो जाएँगे और फ्यूज़ अगर हो गए तो आपका बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है? आई होप बेटा सारी की सारी बात आप समझ गए होंगे। आई विल ट्राई कि मैं बाकी सारे चैप्टर्स भी इस तरह से आपको रिवाइज़ करा दूँ। फिर भी आपको बेटा कोई लगे कि हाँ सर ये यूज़फुल है तो मुझे बोल दीजिएगा। आपको लगे यूज़फुल नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, ठीक? मुझे बताइएगा ज़रूर जैसा भी ना। ठीक? ऑल द बेस्ट, बाय।